सर रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। रतन टाटा जी के बारे में इतिहास में आखिर क्यों स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का दान किया, या फिर मुंबई अटैक 26/11 में घायल होने वाले सभी लोगों को मुआवजे के तौर पर लगभग 80 लाख रुपए दिए, या टाटा ग्रुप को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर गए। अगर आप भी सर रतन टाटा जी को उनके डोनेशन की वजह से पसंद करते हैं तो इस वीडियो के अंत तक आपका प्रोस्पेक्टिव डेफिनेटली चेंज होने वाला है। आप रतन टाटा जी को क्यों पसंद करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। हम सभी लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कोई न कोई टाटा का प्रोडक्ट या ब्रांड तो यूज करते ही हैं। आज टाटा ग्रुप में 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। आज टाटा किचन में यूज होने वाले नमक से लेकर सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियां हों या आसमान में उड़ती हुई फ्लाइट, सभी चीजें टाटा ग्रुप ओन करती है। आखिर कैसे एक कॉटन फैक्ट्री से शुरू होने वाला व्यापार आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जिस पर लोग सरकार से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। कहानी की शुरुआत आज से 150 साल पहले हुई थी। 1839 में नुसरवान जी टाटा के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर टाटा ग्रुप की नींव रखी। मैं बात कर रहा हूँ जमशेद जी टाटा की। 1858 में उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद अपने पिता के साथ कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस में आ गए और वहां पर उन्होंने कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस की बारीकियों को सीखा और महज 29 साल की उम्र में ही 1868 में अपनी पहले ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। जो पहले कॉटन बेचते थे वह मैक्सिमम एक्सपोर्ट होती थी। उन्होंने सोचा कि कॉटन बेचने के अलावा वह क्यों ना एक टेक्सटाइल मिल भी लगा लें, लेकिन एक मिल लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। इतना बड़ा अमाउंट किसी नए बिजनेस में लगाना उन्हें रिस्की लग रहा था। उसी दरमियान चेंजपोकली में एक ऑयल मिल काफ़ी नुकसान में जा रही थी और वह बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। उस ऑयल मिल को उन्होंने सस्ते दामों में खरीद कर टेक्सटाइल मिल में कन्वर्ट कर दिया। अगले 2 वर्षों तक उन्होंने उस टेक्सटाइल मिल को रन किया, फिर आगे चलकर उसे अच्छे प्राइस में सेल कर दिया। फिर उन्होंने बॉम्बे से लगभग 700 किलोमीटर दूर जाकर नागपुर में अपनी पहली कॉटन मिल की शुरुआत की। इस कॉटन मिल को इम्प्रेस मिल का नाम दिया गया। यह उस समय की बात है जब बॉम्बे कॉटन का गढ़ माना जाता था। जमशेद जी का संबंध बॉम्बे से होने के बावजूद भी उन्होंने बॉम्बे को छोड़कर नागपुर में कॉटन मिल की शुरुआत की, जिसके 3 मेजर रीजन थे। फर्स्ट रीजन रॉ मटेरियल। नागपुर में कॉटन की खेती लार्जेस्ट स्केल पर होती थी, जिसके चलते उन्हें रॉ मटेरियल की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी। सेकेंड रीजन वाटर सप्लाई। कॉटन को कपड़ा बनाने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती थी। नागपुर में कई नदियां और झीलें थी, जिसके चलते उनकी यह भी समस्या सॉल्व हो गई थी। थर्ड रीजन लेबर अवेलेबिलिटी। बॉम्बे जैसे शहरों में लेबर की डिमांड ज्यादा थी, जिसके चलते अक्सर लेबरों की शॉर्टेज रहती थी और सिटीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होने के कारण लेबर अधिक प्राइस पर मिलते थे। लेकिन नागपुर जैसे छोटे शहर में बेरोजगारी होने के कारण लेबर ऑफ कॉस्ट बॉम्बे की अपेक्षा काफी कम थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, नागपुर में इससे पहले कोई भी टेक्सटाइल मिल नहीं थी, जिसके चलते वहां के वर्कर्स मिल में काम करने के लिए ट्रेंड नहीं थे, जिन पर अधिक मेहनत करने की जरूरत थी। जमशेद जी ने देखा कि लेबर फुल अटेंशन से वर्क नहीं कर रहे हैं, बहाने बनाकर छुट्टी कर लेते हैं। मैक्सिमम डेज में तो 20% से भी ज्यादा लेबर एब्सेंट रहते थे। यह बात जमशेद जी को काफी परेशान कर रही थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया। उन्होंने लेबरों को डराने धमकाने के बजाय अच्छी सुविधाएं देने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसी स्कीम लाई जिसके तहत उनकी कंपनी में काम करने वाले सभी वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही उनका मेडिकल इंश्योरेंस भी किया गया। उनका यह आइडिया काम कर गया और लोगों की परफॉर्मेंस में काफी सुधार आया। अब लोग कंपनी को अपनी कंपनी समझकर काम कर रहे थे। जमशेद जी कॉटन के अलावा अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते थे। जमशेद जी का मानना था इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हर चीज का इंडिया में मैन्युफैक्चर होना जरूरी है। जमशेद जी के टोटल 4 ख्वाब थे: आयरन, स्टील एंड मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, होटल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। पर सिर्फ होटल ही वो सपना था जिसे वो पूरा होते हुए देख पाए। द आइकॉनिक ताज होटल। इस होटल को 1903 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया
गया था। यह भारत का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। इस होटल को ऐसे डिजाइन किया गया था कि होटल के किसी भी रूम से बाहर देखने पर ऐसा लगता था कि होटल समुद्र पर तैर रहा है। जमशेदजी चाहते थे भारत में स्टील मैन्युफैक्चर हो, जिसके लिए पूरे भारत में आयरन रिजर्व खोजना शुरू कर दिया गया। 17 साल की मेहनत के बाद आखिर खोज पूरी हुई। वेस्ट बंगाल में आयरन रिजर्व मिल गए। 1899 में स्टील प्लांट का आगाज कर दिया गया, लेकिन जमशेदजी अपनी आंखों से स्टील बनते हुए नहीं देख पाए। 1904 में जमशेदजी टाटा की मृत्यु हो गई। उनके अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए उनके बेटे दोरावजी टाटा को टाटा ग्रुप की कमान संभालनी पड़ी। उन्होंने अपने पिता के सपने को आगे बढ़ाते हुए 1907 में स्टील कंपनी की स्थापना की, जिसे आगे चलकर टाटा स्टील के नाम से जाना गया। उस समय दुनिया में विज्ञान तरक्की कर रही थी और टाटा भारत को साइंस में पीछे नहीं रखना चाहती थी, जिसके चलते टाटा ने 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की नींव रखी, जिसके फर्स्ट डायरेक्टर सीवी रमन जी बनाए गए। आगे चलकर आईआईटी बेंगलुरु ने इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम एंड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट द हंसा के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। दोरावजी टाटा की अगुवाई में 1911 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर टाटा पावर का नाम दिया गया। टाटा ग्रुप भारत की तरक्की में अहम योगदान दे रहा था। 1932 में दोरावजी टाटा की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी उनके परिवार के ही एक सदस्य जे.आर.डी. टाटा के हाथों में आई। जे.आर.डी. टाटा ने 1925 में ही बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था और टाटा स्टील में एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे थे। टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बनने के बाद जे.आर.डी. टाटा ने केमिकल इंडस्ट्री की तरफ अपना रुख किया। 1939 में गुजरात के मीठापुर टाउन में एक केमिकल इंडस्ट्री की शुरुआत की, जिसे टाटा केमिकल के नाम से जाना जाता है। इसी कंपनी के द्वारा इंडियाज बेस्ट सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है। टाटा ग्रुप आसमान की ऊंचाइयां छूने लगा। जे.आर.डी. टाटा ने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद भी भारत में कोई इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं है। उन्होंने लैक्मे की शुरुआत की। लैक्मे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब लक्ष्मी होता है। उन्होंने हिंदी नाम ना रखकर फॉरेन नाम को प्रेफर किया, जिससे लोग अपने आप को वैल्यूएबल फील कर सकें। आज ये ब्रांड किसी के पहचान का मोहताज नहीं है। इसके अलावा जे.आर.डी. टाटा ने जमशेदपुर में एक रेलवे इंजन बनाने वाली फैक्ट्री को खरीद लिया, जिसे टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से शुरू किया, जिसे आगे चलकर टेल्को नाम दिया गया। शुरुआत में टेल्को रेलवे के स्टीम इंजन बनाती थी, लेकिन जे.आर.डी. ने ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया और इस कंपनी का पहला ट्रक टाटा 407 लॉन्च किया गया, जिसे मार्केट में अच्छी सफलता मिली। इंजन और ट्रक बनाने वाली यह कंपनी, जिसे आज हम सभी लोग टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। जे.आर.डी. टाटा ने 1991 तक टाटा ग्रुप को लगभग 84 कंपनियों तक पहुंचा दिया था। जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी सर रतन टाटा के हाथों में सौंपी। सर रतन टाटा 1991 में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने। बात 1962 की है, जब रतन टाटा यूएसए में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे। तब उन्हें जे.आर.डी. टाटा का लेटर मिला और उन्हें बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहा गया। सर रतन टाटा इंडिया आ जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट में एक एम्प्लॉय के रूप में काम करना शुरू किया। एक के बाद एक जिम्मेदारी को निभाते चले गए और उनकी इसी लगन को देखते हुए जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंपी। रतन टाटा जी ने चेयरमैन बनने से पहले इम्प्रेस मिल को लॉस से निकालकर प्रॉफिट में लाए थे। जब 1991 में सर रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, तब उन्होंने देखा टाटा ग्रुप बाहर से दिखने में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रियलिटी में कई चीजों में पीछे छूट रहा है। उन्होंने देखा कि इंडिया में कोई भी ऐसी कार नहीं है जिसके डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ इंडिया में ही किया जा रहा हो। उन्होंने डिसाइड किया कि वह एक ऐसी कार बनाएंगे जिसके डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा। कार के डिजाइन में सर रतन टाटा जी ने पर्सनली योगदान दिया था। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1998 में कार को लॉन्च किया गया। रतन टाटा जी चाहते थे कि उनका बिजनेस इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर एक्सपेंड करे, जिसके चलते उन्होंने फॉरेन ब्रांड को एक्वायर करना शुरू कर दिया। टाटा मोटर्स को वर्ल्ड लेवल पर लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया। कॉफी मार्केट में
एक्सपेंड करने के लिए ब्रिटिश ब्रांड टेटली और यूएस ब्रांड 8 o'clock कॉफी को एक्वायर कर लिया। इसके अलावा टाटा की अन्य कंपनियां जैसे टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा केमिकल जैसी कंपनियों ने कई कंपनियों को एक्वायर किया। इन्हीं सब के डिसीजन के कारण आज टाटा का 50% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। सर रतन टाटा जी की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने जो अचीव किया उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। ऑलमोस्ट हर फील्ड में टाटा ग्रुप ने सफलता हासिल की है। सर रतन टाटा जी का कहना था, अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, अगर बहुत दूर तक चलना है तो सब लोगों को साथ में लेकर चलो। उन्होंने अपनी लाइफ में लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का दान किया, जो भारतीय रुपयों में लगभग 9000 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन उनसे भी ज्यादा दान करने वाले वॉरेन बफेट जी हैं, जिन्होंने 55 मिलियन डॉलर का दान किया। लेकिन सर रतन टाटा जी को लोग उनकी बिहेवियर की वजह से पसंद करते हैं। मुंबई अटैक 26/11 में ताजमहल होटल में काम करने वाले वर्कर्स को ही नहीं, यहाँ तक वहाँ पर आए हुए कस्टमर को भी उन्होंने फुल सपोर्ट किया था। घायल होने वाले एम्प्लॉयज को लगभग 80 लाख रुपए का मुआवजा दिया था और जिस कर्मचारी की डेथ हो गई थी उन्हें लाइफ टाइम सैलरी, और अगर उनकी बेटी है तो उनकी बेटी की जिम्मेदारी, उनके बच्चों की शिक्षा जैसी सारी जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाया था, जिसके लिए वह बाध्य नहीं थे। फिर भी उन्होंने उन सारी जिम्मेदारियों को निभाया था। जहां पर गवर्नमेंट मुआवजे के लिए लोगों को सालों तक लटका देती है, उन्होंने इस मुआवजे को लगभग 20 दिन के अंदर सेटल किया था। अगर टाटा ग्रुप ने एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल, हॉस्पिटल और ट्रस्ट जैसी कई चीजें बनाई हैं। रतन टाटा जी ने अपने कस्टमर, एम्प्लॉय और अपने इन्वेस्टर सभी को साथ में लेकर चला है। इसीलिए उन्हें आज जितनी सफलता मिली है उससे कहीं ज्यादा उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है। सर रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम सभी ने एक रत्न को खो दिया। सर, आप हम सभी भारतीयों के दिलों में हमेशा जीवित रहें। जय हिंद।